एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा एमसी में बता रहा होता है अपनी अचीवमेंट हासिल करने के बाद कि मोशन स्टेकिंग की मूवमेंट में सर्कुलेशन क्यू एंड ब्लड की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जबकि सब कुछ मूवमेंट से डिपेंड करता है क्यू एंड ब्लड के उसके फ्लो के अनुसार, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी स्पेशल प्रैक्टिस की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अब आराम से मूव कर सकता हूँ, जैसे कि गोलपिंग हॉर्स की तरह ऊपर नीचे में भी जा सकता हूँ और अपने आप को पूरी तरह किसी सांप की तरह ट्विस्ट भी कर सकता हूँ। और स्टेशनरी स्टेकिंग की जो माइनर अचीवमेंट में से मैंने आज वो हासिल की है, वो मुझे अलाउ करती है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो गई और मुझे मोटिवेशन मिल चुका है, जिसकी वजह से अगर मैं मेजर अचीवमेंट पे पहुंच गया तो स्टेशनरी स्टेकिंग के तो क्या होगा। और तभी वो 400 सोल पॉइंट को कंज्यूम कर लेता है स्टेशनरी स्टेकिंग की स्टेट को मेजर अचीवमेंट करने के लिए। और जब वो ऐसा करता है तो जो सिस्टम है वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद जब वो अपनी स्ट्रेंथ को चेक करता है तो पता चलता है कि वो एक सिंगल मूवमेंट के साथ साथ उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसने कई दिनों की ट्रेनिंग कर ली हो और कई रातों की बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया हो, बार बार बिना थके बिना रुके। इसकी स्ट्रेंथ और इसका साइक्यू इंक्रीज हो चुका है जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाएगा समय के साथ। और जितनी भी उसने स्ट्रेंथ अभी तक हासिल की है वो सिस्टम की मदद से है। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार पावर की थ्रिल क्या होती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस दुनिया में सबके सभी लोग मार्शल आर्ट्स बनना चाहते हैं और खूब सारा पावरफुल बनना चाहते हैं। और काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है हमारा एमसी। और मोटिवेट होते हुए अपने आप से मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो सन्ड्री डिसिपल्स है वो ब्रांच में एंटर कर सकते हैं अगर वह लोग स्टेशनरी स्टेकिंग को अच्छी तरीके से सीख जाते हैं और कुछ सेल्फ डिफेंस के मूव्स भी उसके साथ में। और इस समय पर जो मेरी स्टेशनरी स्टेकिंग है वो अभी मेजर अचीवमेंट पर है। और जब उसे अपने आप पर अंदाजा होता है और पता चलता है कि इसने समय के पहले ही अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बना लिया है, जिससे वो अपने आप से कहने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही तेजी से ग्रो होने में लगा हुआ हूँ, जो कि मेरे फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर बाकी लोगों को ये बात पता चल गई कि मैंने स्टेशनरी स्टेकिंग के एडवांस लेवल तक पहुंच चुका हूँ, आई मीन मेजर अचीवमेंट कर लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर, जिसने भी अगर ये बात सुनी तो वो समझ जाएगा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इस बंदे के साथ। क्योंकि एक नॉर्मल बंदे को स्टेशनरी स्टेकिंग के मेजर अचीवमेंट पर पहुंचने में कम से कम 3 से 5 साल लग जाते हैं। और वह कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, अगर जितना लंबा पेड़ होगा उतना ही ज्यादा तरीके से उसे हवा के द्वारा गिरा दिया जाएगा फॉरेस्ट में। और अगर मुझे अपनी जिंदगी को बचाना है और मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ में परेशानियां खड़ी नहीं देखना चाहता, तो मुझे लो प्रोफाइल रखकर जिंदगी जीनी होगी यहाँ पर। और तभी वह अपने सिस्टम को देखने लगता है और कहने लगता है कि बदकिस्मती से मेरे पास ज्यादा सोल एनर्जी नहीं बची हुई है इस वक्त। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं इसी तरीके से स्टेशनरी स्टेकिंग की कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ तो क्या होगा। क्योंकि जो मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक अभी मेरे पास मौजूद है उससे तो मुझे कोई चांस नहीं लगता, लेकिन जो सोल एनर्जी है उसे हासिल करने का मैं कोई दूसरा रास्ता तो मुझे जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। तभी नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है किचन की बैक साइड में, जहाँ पर वह अंकल सुन के साथ बैठा हुआ था और उससे कह रहा होता है, हे अंकल सुन, जब तुम स्लगटर हाउस में कल जाओगे क्या मैं तुम्हारे साथ वहां पर चल सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद अंकल सुन सरप्राइज होते हैं और उससे कहने लगते हैं, अगर तुम वाकई में स्लगटर हाउस में जाना चाहते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा जल्दी उठना होगा। और मैं सुबह सुबह 3 AM पर यहाँ से निकलता हूँ जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। और ये बंदा सुपरवाइजर है बैक किचन का, और इसका नाम भी बता देता हूँ, सुन नेंग। तभी अंकल सुन हमारे एमसी से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पर काम करने के लिए है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे काम करने के समय में तुम बहुत ज्यादा थक जाओ। लेकिन हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि अंकल सुन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं समय से पहले उठ सकता हूँ, क्योंकि आखिरकार मुझे भी सिलेक्टर हाउस में जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। और तो और मेरे को जहाँ पर जो काम मिलेगा मैं उसमें बिल्कुल भी नकारापंथी नहीं दिखाऊंगा, आलस नहीं दिखाऊंगा, आपको इसके बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद अंकल सुन वहां से जाने लगते हैं और उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम जगने में कामयाब रहे समय पर तो मैं तुम्हें अपने साथ वहां से ले जाऊंगा। ये कहने के बाद हमारा एमसी उससे धन्यवाद कहता है अंकल शू से, जहाँ पर हमारा एमसी हमें बता रहा होता है कि जो अंकल शू है उनकी नाइफ स्किल्स वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है और वो किसी भी मीट को या टोफू को तो ऐसे काटते हैं जैसे कि किसी बाल को काट रहे हो, बिल्कुल मक्खन माफेक। लेकिन उनकी जो किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी कि किसी फाइट के कारण उन्होंने अपने पैर को चोट पहुंचा ली, जिसके कारण वो प्रॉपर डिसिपल्स नहीं बन पाए। और इस समय पर वो सुबह सुबह डेली के टाइम पर सिलेक्टर हाउस में जाकर फ्रेश पॉक और बीफ उठाने का उनका काम है। और अगर मैंने इन अंकल सू के साथ वाकई में अच्छी रिलेशनशिप बना ली तो मेरे लिए ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सिलेक्टर हाउस में जाने का और वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में सोल एनर्जी इकट्ठी करने का। और इसी तरीके से हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जब नाइट में हमारा एमसी अंकल शू के पास पहुंच जाता है तभी अंकल शू उससे कहने लगते हैं
कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा जल्दी आ गए हो। मुझे लगा था कि तुम कल मजाक कर रहे थे मुझसे। तभी हमारा एमसी अंकल से कहने लगता है कि जबकि आपसे मैंने कहा था कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर आपके पास आऊंगा, तो मैं डेफिनेटली आपके पास आऊंगा। और नेक्स्ट सीन में सोल एनर्जी का दिखाया जाता है, जहां पर सिलेक्टर हाउस में जैसे जैसे वो फिक्स होते हैं, वो मर रहे होते हैं, वैसे वैसे हमारे एमसी को सोल एनर्जी मिल रही होती है, वो भी फ्री की। और जब इस तरीके से फ्री की सोल एनर्जी मिल रही होती है तो हमारा एमसी काफी खुश होते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी जो सोल एनर्जी है वो 34 पॉइंट्स बढ़ चुकी है। यहाँ पर आने का वाकई में मेरा मकसद पूरा हुआ। और अपना सारा का सारा काम निपटाने के बाद वह उस मीट को वहां से ले जाने लगते हैं। तभी अंकल शू उससे कहने लगते हैं कि तुम तो वाकई में स्ट्रांग हो बच्चे। मुझे इस कार्ड को ले यहाँ से सिलेक्टर हाउस से अपने मेन किचन तक ले जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और जब भी मैं इस चढ़ान पर चढ़ता हूँ या फिर इस हिल पर चढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ती थी। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरी बॉडी वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग पैदा हुई थी, और नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, जो आम लोग होते हैं, वो मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद अंकल शू उससे कहने लगते हैं, क्या मैं तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता था। मुझे लगता है कि एक बुक को उसके कवर से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। तुम तो वाकई में क्लेवर हो यार। तो अगर कर तुम मुझे ये बताओ कि तुम एक सन्ड्री डिसिपल्स क्यों बन गए। तभी हमारा एमसीएस अंकल से कहने लगता है कि मैंने असेसमेंट को बिना किसी परेशानी के पहली बार में पास कर लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे सन्ड्री डिसिपल बना दिया गया था उसी वक्त। और जब ये बात हमारे अंकल जू को पता चलती है तो वो शायद करते उससे कहने लगता है कि जो हमारा पीएल रेस्टोरेंट है वो काफी ज्यादा बेटर है, और इस जैसी जो स्कैमिंग होती है वो यहाँ पर नहीं होती। तभी हमारा एमसी अंकल चू से पूछने लगता है, हे अंकल चू, क्या मैं कल भी आपके साथ सिलेक्टर हाउस में जा सकता हूँ फिर से। ये बात सुनने के बाद अंकल चू उससे कहने लगते हैं कि वाकई में अगर तुम वहां पर जाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्री हूँ इस बात को लेकर। आखिरकार अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मुझे बहुत ही ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता इस हिल पर चढ़ने के लिए। मैं इस बात के बारे में बॉसली को जरूर बताऊंगा कल या फिर बाद में। इतनी मेहनत करने के बाद जब वे वापस लौट ही रहे होते हैं तो अंकल शू काफी ज्यादा थक जाते हैं और उसे कहने लगते हैं वापस से कि तुम्हें अभी यहाँ से जाने के बाद आराम करना चाहिए, और उसके बाद तुम जब किचन में वापस आओ सुबह सुबह तो मैं चाहता हूँ कि 10 बजे से पहले तुम वापस आ जाना। क्या तुम्हारे लिए चलेगा? तुम ठीक रहोगे इस समय पर आने के लिए? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है, ठीक है बॉस, मैं आ जाऊंगा वहां पर अंकल शू। तभी अंकल शू उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो अंकल शू हैं उनके पास इस इलाके में थोड़ी बहुत अथॉरिटी तो मौजूद हैगी, तो मैं तुम्हारा बैक बन सकता हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ छोटे मोटे कामों में। तो तभी अचानक से अंकल शू को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, जिसको सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और शॉक हो जाते हैं और एक घर की तरफ नोटिस करने लगते हैं, क्योंकि उसी घर से वह आवाजें आने में लगी हुई होती हैं। और जब वह नोटिस करता है तो कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मार दो, यहाँ पर किसी एक बंदे को भी जिंदा मत छोड़ना। ये बात सुनने के बाद दोनों के पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। और जब हमारा एमसी उसको देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो ली फैमिली का पाउन हाउस है। क्या यहाँ पर डीवन हेड जो विलेज के जो लीडर्स हैं, बाकी के 3 बच्चे कुछ है, वो यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए हुए हैं क्या? क्योंकि 4th चीफ को ली फैमिली के सेकंड यंग मास्टर ने मार दिया था। तभी हमारा एमसी सेकंड अंकल शू की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जो अंकल शू हैं वो तो फुल स्पीड में वहां से दुम दबाकर भाग चुके हैं। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अंकल शू चिल्लाते चिल्लाते कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने आप को बचाना है तो यहाँ से भाग लो बेटे। तभी हमारा एमसी भी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि एक ऐसा बंदा जिसके पैर में चोट लगी हुई है, जब उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा तो वो तो ऐसे भागने में लगा हुआ है जैसे कि किसी रैबिट की तरह। दूसरी तरफ जब हमारा एमसी वहां से जान बचाकर अपनी भागने में लगा हुआ था तो वहां पर कई सारी आवाजें सुनने में लगा हुआ था कि किस तरीके से लोग वहां से मारने में लगे हुए हैं एक दूसरे को। और वहां जाते जाते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। किसे पता था कि यहाँ पर कितने ज्यादा लोग छुपे रखे होंगे दूसरों को मारने के लिए। मुझे कोई ना कोई तो रास्ता जरूर से ढूंढना होगा। तभी हमारे एमसी की नजर एक इलाके पर जाती है, एक छोटी सी जगह पर जाती है। उसे देखने के बाद कहने लगता है कि मैं इस प्लैंक के डोर के दरवाजे के पीछे छुप सकता हूँ, जिससे कि मेरा कोई भी पता नहीं लगा सकता। और उसके अंदर घुसने के बाद कहने लगता है मन में सोचते हुए, ये तो काफी अच्छी बात हुई कि यहाँ पर एक लोगों के छुपने के लिए जगह तो है, कम से कम मैं यहाँ पर छुप सकता हूँ बिना किसी परेशानी के। और जब वह वहां पर छुपने में लगा हुआ होता है तभी कोई चिल्लाते हुए कहने लगता है कि लॉर्ड ली, आखिरकार कहाँ पर जाने में लगे हुए हो आप। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और देखने लगता है ली फैमिली की तरफ। और तभी दिखाया जाता है किस तरीके से 2 लोग वहां पर खड़े हुए हैं और चारों तरफ से कई लोगों ने उन्हें घेर लिया है। तभी हमें इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि जो दद्दू हैं उनको हम लॉर्ड ली के नाम से बुलाते हैं, और उनके साइड में जो लड़का खड़ा हुआ है वो सेकंड यंग मास्टर ली है। तभी लॉर्ड ली उससे कहने लगते हैं कि हे मैजिकल स्वॉर्ड ल्यू जीपिंग और तो और डायमंड बॉडी वूयोंग, सेकंड एंड थर्ड चीफ डीमन हेड विलेज के, तुम दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी लियू जीपिंग उनसे कहने लगता है लॉर्ड जी से, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक था सेकंड यंग मास्टर कि आपने
हमारे फोर्थ चीफ डीमन हेड विलेज के फोर्थ चीफ को पकड़ लिया, और पकड़ा ही नहीं बल्कि मैं तुमने उन्हें मार दिया। तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम जैसे मैजेस्टिक इस ली फैमिली के सबसे ज्यादा बहादुर बंदे को मिलने के लिए आया हूँ, और पूरी की पूरी ली फैमिली को पूरी तरीके से एनिहिलेट करने के लिए आया हूँ, जहाँ पर जड़ से उखाड़ने के लिए आया हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि डीमन हेड विलेज, ये तो वही डीमन हेड विलेज है ना जो कि यहाँ पर अपने फोर्थ चीफ का बदला लेने के लिए आए हुए हैं, जो कि अंकल मिंग ने मुझे बताया था, जो कि उस वक्त वहां पर मारा गया था। ये तो वही उसी बंदे के साथी हैं। तभी लॉर्ड ली उससे कहने लगते कि लियू जीपिंग, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। तभी जीपिंग उससे कहने लगता है अपने साथी से कि तुम मेरी फाइट में बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करना, और जो सेकंड यंग मास्टर है ली फैमिली के, तुम उन पर नजर बनाए रखना। तभी उसका सबॉर्डिनेट उससे कहने लगता है जी बॉस, हम ऐसा ही करेंगे। और तभी वहां पर जो लॉर्ड ली होते हैं वो अपने स्पेयर उठाकर उस जीपिंग की तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और उस पर अटैक कर दिया जाता है। चाहे तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जमीन में, जिसके कारण वहां पर बहुत जगह धूल हो जाती है। लेकिन जो विलन है वो वहां से बचने में कामयाब रहता है जंप कर। और लॉर्ड ली जब उसे देखते हैं तो कहने लगते हैं कि छे, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अटैक से बच पाओगे, और वो वापस से उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जब वो वापस से उस पर अटैक करते हैं तो वो अभी भी बचने में कामयाब रहता है, और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वह भी अपनी इस वर्ड का इस्तेमाल करने लगता है। ये लॉर्ड ली जब देखते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। तभी जीपिंग अपनी किलिंग मूव इस्तेमाल करता है उस लॉर्ड ली को मारने के लिए। लेकिन जब वह इसका इस्तेमाल करता है तो लॉर्ड ली भी अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हैं उसके अटैक को रोकने के लिए, और तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा विंड प्रेशर जनरेट होने लगता है, जिसको देखने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर होता है ली फैमिली का, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फादर फादर कह के चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड ली को दिखाया जाता है जहां पर उसने बिना किसी परेशानी के उस जीपिंग के अटैक को रोक लिया। लेकिन उसका जो सेकंड यंग मास्टर है वो अपने फादर से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेकिन लॉर्ड ली उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है। तभी जीपिंग उससे कहने लगता है कि तुम अगर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा कि तुम दोनों के दोनों मिलकर मुझ पर अटैक करो, क्योंकि आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी पूरी की पूरी ली फैमिली को यहाँ पर मरना होगा। और वो वापस से अपने फुल फोर्स के साथ लॉर्ड ली पर अटैक कर देता है। लेकिन जब लॉर्ड ली वहां से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वो बंदा वापस से उस पर अटैक करने लगता है। लॉर्ड ली इस सिचुएशन को देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि अभी की मेरी स्ट्रेंथ के साथ मैं इसकी जो अटैक्स है वो बड़ी मुश्किल से ही झेल पा रहा हूँ, लेकिन अगर सिचुएशन इसी तरीके से बनती रही तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और ये सोच ही रहे होते हैं तभी उस जीपिंग के अटैक उस पर गिरने लगते हैं, और जीपिंग उसको देखते हुए काफी ज्यादा हंसने लगता है। रस्ते उससे कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम मेरे अटैक्स कितने ज्यादा समय तक झेल पाओगे। और जीपिंग बिना रुके लॉर्ड ली पर अटैक किया जाता है उसे मारने के लिए। और जब सेकंड यंग मास्टर ये सारी की सारी सिचुएशन देखते हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जो लॉर्ड ली है उन्हें काफी ज्यादा कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है इस जीपिंग से फाइट करने के लिए, और उसके अटैक को किसी प्रकार से डॉज कर लेता है। और तभी लॉर्ड ली अपने ब्रदर से कहते लगते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें अपने एल्डेस्ट ब्रदर को ढूंढना होगा और उसे बताना होगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होने में लगी हुई है। दूसरी तरफ जो जीपिंग के जो साथी होते हैं वो लॉर्ड ली पर जो जो सेकंड यंग मास्टर होता है ली, उसके पीछे पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से हमसे अपनी जान बचाकर नहीं भाग सकते हो। और जब ऐसी सिचुएशन चलने में लगी हुई होती है तभी हमें दिखाया जाता है कि वो विलन वो जो बंदा होता है जीपिंग, वो उस लॉर्ड ली पर अटैक करने लगता है, और अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि जो तुमने हमारे ब्रदर के साथ किया था तुम्हें उसका बदला खून से चुकाना होगा। और लॉर्ड ली ये देखकर कुछ भी नहीं कर सकते वहां पर, और वह बंदा अपनी फुल फोर्स के साथ उस पर अटैक कर देता है। और जब वह उस पर अटैक करता है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा फोर्स जनरेट होती है, और जो लॉर्ड ली होते हैं वो अपने स्पेयर से इसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो महसूस करते हैं ये तो इनर की हुए, और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये सारी की सारी फाइट को जब हमारा एमसी देख रहा होता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण, और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, इनकी फाइट तो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है, वो मुझ पर ना देखे तो ही बेटर रहेगा। और जब उस स्वॉर्ड से लॉर्ड ली पर अटैक होता है तो उसका स्पेयर उसके अटैक को रोकने में नाकामयाब होता है, जिसके कारण उसकी स्वॉर्ड उसके कंधे में घुस जाती है। लॉर्ड ली को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और उनके कंधे से खून निकलने लगता है। ये देखने के बाद वो जीपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो अब जल्दी मरने वाले हो, तो आखिरकार तुम इस तरीके से अपनी मौत को रेजिस्ट कर क्या मिलेगा तुम्हें, क्यों इतना ज्यादा रेजिस्ट करने में लगी हुई हो। तभी लॉर्ड ली उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ पर सक्सेस नहीं होने दे सकता। तभी उसका पैर उसकी स्वॉर्ड पर जाता है, यानी कि जो स्पेयर टूटा था ना उसका जो सामने वाला हिस्सा होता है वो अपने पैर से उस हिस्से को हिलाने की कोशिश करता है लॉर्ड ली, और हिलाने के बाद उसे शूट कर देता है और चिल्लाते चिल्लाते कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। तभी दूसरी तरफ जो स्पेयर का दूसरा हिस्सा होता है सामने वाला, वो वहां से वो अपने पैरों से थ्रो कर देता है, और वो थ्रो होते होते
जो बंदे हमारे जो यंग मास्टर सेकंड मास्टर होते हैं ली फैमिली के, वो पीछा कर रहे होते हैं ना, उनके पास जाने लगता है वो टुकड़ा। और जो बंदा उस बच्चे को यानी कि सेकंड यंग मास्टर को पकड़ने के लिए जा रहा था, वो उसको देख लेता है और उससे कहने लगता है कि ओल्ड मैन अब तुम मेरे पीछे आ रहे हो मुझ पर अटैक करने के लिए। और तभी वो जोड़ते चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ओल्ड मैन तुम मेरे पीछे ना हो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा और मेरे रास्ते में मत आना। और उसकी आवाज से जो स्पेयर का टुकड़ा उसकी तरफ जा रहा होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वहां से सेकंड यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा है। और जब इस तरीके से लॉर्ड ली जाए सेकंड यंग मास्टर को वहां से भागते हुए देखने लगते हैं, तो उनका साथी उससे कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसको यहाँ से भागने मत देना बिल्कुल भी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरीके से लॉर्ड ली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो वहीं पर टपक गया होता है। तभी वो बंदा जिंगपिंग उससे कहने लगता है कि ये बंदा तो मुझसे ज्यादा देर तक फाइट कर ही नहीं पाया। और तभी वे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि वो जो टेक्निक होती है वो उड़ती हुई डायरेक्टली सेकंड यंग मास्टर की तरफ बढ़ने लगती है और सीधे जाकर उसके पीठ पर लगती है, जिससे कि सेकंड यंग मास्टर के मुंह से खून निकलने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस प्रेशर के कारण वो डायरेक्टली एक दीवार से जाकर टकराता है और वह दीवार पूरी तरीके से टूट जाती है। और अपने साथी से कहने लगता है कि इस बंदे को मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, तुम इस बंदे को अपने हाथों से मार सकते हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरीके से जिस जगह पर वो सेकंड यंग मास्टर ली गिरा हुआ होता है, उसी जगह पर बिल्कुल जस्ट बगल में हमारा एमसी वहां पर चुप कर बैठा हुआ होता है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए। जहां पर उसके साथ ही सेकंड यंग मास्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तुम हमारे डीमन हेड विलेज को इस तरीके से ऑफेंड करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा, यही अंजाम होगा। तुम्हें पहले से ही हमें ऑफेंड इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हारा मौत के समय हो चुका है। तभी दूसरा बंदा आता है, उससे कहने लगता है कि जल्दी से इस बंदे की गर्दन यहीं पर काट दो। लेकिन जो सेकंड यंग मास्टर होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम बस सपना देखो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारने में कामयाब रहोगे। और तभी वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल कर कर वहां पर इतने भी लोग होते हैं सभी को एक एक कर कर काटना चालू कर देता है और बिना किसी परेशानी के उन नॉर्मल लोग को एक ही झटके में टपका देता है। और इतना ही नहीं, वहां से टपकाने के बाद अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। और तभी जीपिंग जब उसे भागते हुए जहाँ से देखता है तो कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार चीज है, जाओ और उस बंदे का जाकर पीछा करो। और वह सारे के सारे भागी के लोग उस वक्त उस सेकंड यंग मास्टर ली का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि वहां पर छुपा हुआ होता है। सारी की सारी घटना को देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये फॉर्चुनेटली यानी कि बड़ी किस्मत वाली बात थी कि मेरी जो स्टेशनरी टेक्निक जो स्टेशनरी स्टेकिंग की स्किल्स है मेरी, वो ऑलरेडी मेजर अचीवमेंट लेवल तक पहुंच चुकी है, जिसके कारण मैं अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर छुपा सकता था और मुझे कोई भी नोटिस नहीं कर पाया, जिसके कारण और वो धीरे धीरे करके वहां से बाहर निकलने लगता है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है और जब वह बाहर निकलता है तो सबसे पहले तो वो इधर उधर देखने लगता है कि यहाँ पर कोई बंदा तो नहीं बचा हुआ है, क्या यहाँ पर सभी के सभी लोग चले गए। लगता है कि अब ये पूरा का पूरा एरिया सुरक्षित है। और जब वह सोचता है कि पूरा का पूरा एरिया सुरक्षित है तो वो चैन की सांस लेता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी पोटली पर जाती है और फिर उस पोटली को उठाने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है उसको देखते हुए कि ये जो पोटली है वो जरूर सेकंड यंग मास्टर लीज के कपड़ों से गिर गई होगी। इस बात को लेकर तो श्योर हूँ। जब वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे और वो उस पोटली को उठाकर अपने जेब में डाल देता है और काफी खुश होते हुए वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊंगा और एक्सीडेंटली मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जो कि मेरे लिए फायदेमंद रहने वाली है। और अगले ही पल वो वापस से उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो काम कर रहा था। और जब वो वापस आने लगता है तभी कोई पीछे से उसे बुलाने लगता है और ये और कोई नहीं है बल्कि मैं ये वही अंकल होते हैं, जिसको देखने के बाद वो मन में सोचते हुए कहने लगता है ओह ये बंदा यानी कि ये अंकल यहाँ पर आ गए हैं और मुझे देखकर ऐसे प्रिटेंड करने में लगे हुए हैं जैसे कि ये मुझे वहां पर छोड़कर अकेले नहीं भाग गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। और वो अंकल जब उसके पास आते हैं तो उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम वाकई में इस तरीके से वापस जाने की प्लानिंग करने में लगी हुए हो। अंकल सुन के ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता और उससे पूछने लगता है अंकल सुन आपके कहने का मतलब क्या है। तभी अंकल सुन उससे कहने लगता है कि जब मैं वहां से वापस आया था तब तुम वहां पर रुक गए थे और जब हम लोग उस रेस्टोरेंट में चले जाएंगे अगर कोई हमसे पूछे कि तुम कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे उस वक्त, तो तुम बस उनसे ये कहना कि हम लोग वहां पर थे और अपना काम कर कर वापस आ गए। अगर तुमने उन लोगों को ये बता दिया कि जो डीमन हेड विलेज के लोग हैं हम उनके सामने आ गए थे और उनसे अपनी जान बचाकर भाग गए, तुम इस न्यूज के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकते। और अगर यहाँ पर कोई भी तुमसे इस बारे में पूछे लगा और उन्हें पता चल गया तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी भी अंकल सू की बात से एग्री होता है, क्योंकि ये बात भी समझ सकता है कि अभी अभी जो ली फैमिली के साथ हुआ था वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ी घटना है। और अगर मैं इनके चंगुल में फंस गया या फिर इस मैटर में फंस गया तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार चीज होगी मेरे लिए। ये एक वायर पूल की तरह है, जितना ज्यादा टच करोगे उतना ही ज्यादा तुम इसके अंदर खिंचते जाओगे। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि मैं एक
बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज को अपने साथ लेकर रखा हुआ हूँ। सेकंड यंग मास्टर की जो सामान था, उनका सामान इस वक्त मेरे पास है, जो कि मैं वहां से उठाकर लेकर आ गया था। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी उस अंकल से उनसे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर। तभी अंकल से उससे कहने लगता है कि जब हम लोग वापस जाएंगे तो तुम्हें स्लगडर हाउस में जाना होगा मीट लेने के लिए वापस से। और उन सभी से कहने लगा, अगर तुमसे कोई पूछता है इस मैटर के बारे में तो तुम उससे कह देना कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है, लेकिन वहां पर तो हम ऑलरेडी जाकर आ चुके हैं ना। तभी जो अंकल शो होता है वो उससे कहने लगता है कि जो डीमन हेड विलेज के लोग हैं वो ऑलरेडी इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं, और सभी का जो ध्यान होगा वो ली फैमिली के रेजिडेंस पर चला जाएगा, और वहां पर कोई भी हमें नोटिस नहीं करेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और तभी वह लोग उस सामान को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी अंकल सुन उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं और उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें जो मार्शल टेक्निक्स है वो प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा पसंद है, और इतना ही नहीं बल्कि मैं स्टेशनरी स्टेकिंग है, क्या तुमने उसमें सक्सेसफुल हासिल कर ली है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने अभी अभी उसमें सक्सेस हासिल की है। यह बात सुनने के बाद अंकल सुन होते हैं वो थोड़ा सोचते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम वाकई में जब से तुमने इस सेट को ज्वाइन कर ही लिया है, और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 10 दिन हुए हैं, और अगर तुम हमारे ब्लेजिंग सन सेट के आउटसाइड डिसिपल होते यानी कि आउटर डिसिपल होते तो ये तुम्हारी जो स्पीड है वो काफी होती तुम्हें इनर डिसिपल बनाने के लिए। लेकिन ये तो वाकई बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है। तभी वो खांसते हैं और शर्माते हुए अंकल सुनो से कहने लगते हैं कि अभी अभी यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा था, इसी कारण से मैंने अपनी जान बचा कर लिए वहां तुम्हें छोड़कर चला गया था। अगर कैसा रहा है कि इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी जो स्वॉर्ड स्किल है कंपनसेशन के तौर पर मैं तुम्हें स्वॉर्ड स्किल सिखाना चाहता हूँ। तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और इस मैटर के बारे में भूल जाओगे। कैसा रहेगा बताओ, क्या डील करें। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है स्वॉर्ड स्किल के नाम पर, और सबसे पहले तो वो अंकल सुन का धन्यवाद देता है और मनी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जी जो बंदा है जाने कि जो अंकल सुन नैंग है वो अभी भी बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस है, कम से कम जो उनकी अंतरात्मा है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो सोचते हैं ना। और तो और मैं इनकी जो टेक्निक है, जो इनकी जो स्किल है अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए सोल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उसको इस्तेमाल करने के लिए मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक नहीं है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तभी हमारा एमसी अंकल सुन से पूछने लगता है कि मैंने ज्यादातर लोगों से सुना है कि अपनी बॉडी को ट्रेन एक्सटर्नली करो और कल्टीवेट इंटरनली करो, तो आखिरकार आप मुझे बताइए कि जो एक्सटर्नली ट्रेनिंग और कल्टीवेटिंग इंटरनली इन सब का मतलब क्या होता है। अगर मैंने माइनर अचीवमेंट हासिल कर ली है स्टेशनरी स्टेकिंग में, क्या इसे मैं ट्रेनिंग एक्सटर्नली कह सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद अंकल सुन उससे कहने लगते हैं कि जो स्टेशनरी स्टेकिंग है वो सबसे ज्यादा बेसिक मेथड है प्रैक्टिस करने के लिए। भले ही ये काफी ज्यादा अच्छी मेथड है लेकिन फिर भी इसे हम लोग एक्सटर्नली ट्रेनिंग मेथड नहीं कह सकते। और ट्रेनिंग एक्सटर्नली का मतलब है कि ट्रेनिंग अपने साइकी को ट्रेनिंग करना या फिर अपने मसल और साइकी को यानी कि अपनी बॉडी को ट्रेन करना। और जो स्टेशनरी स्टेकिंग है वो बस एक बेसिक मेथड है कल्टीवेट करने के लिए एक्सटर्नल मेथड को। और तभी बताया जाता है कि जो इंटरनल कल्टीवेशन है और जो एक्सटर्नल कल्टीवेशन है उस चीज को अंकल सुन एक्सप्लेन करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बात करें अगर इंटरनल कल्टीवेशन के बारे में, तुम उस जगह पर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा दूर हो, तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार एक्सटर्नली ट्रेन करने के लिए क्या तरीका है, आप मुझे बता सकते हो क्या। ये बात सुनने के बाद अंकल सुन उससे कहने लगता है कि तुम्हें सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने की जरूरत है, और अपने बॉडी के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उस एनर्जी को तुम इस तरीके से हिलाओ जैसे कि तुम्हारी एनर्जी के तुम्हारे ही पार्ट का कोई हिस्सा हो, और जिससे कि हमें दिखाया जाता है कैसे इसकी बॉडी में जो जगह होती है, जो जगह पर वो उस जगह पर कुछ अजीब तरीके से कीड़ा सा दौड़ रहा हो उसकी बॉडी के अंदर, बिल्कुल ऐसा लगने लगता है देखने में। तभी अंकल सुन उससे कहने लगते हैं और उसे बताने लगते हैं कि यूजुअली देखा जाए तो अगर तुम अपनी स्टेशनरी स्टेकिंग को मेजर अचीवमेंट तक कल्टीवेट कर लेते हो तो मुझे लगता है कि तुम जो मैं करके दिखा रहा हूँ उसे बिना किसी परेशानी ही कर सकते हो। नेचुरली देखा जाए तुम एक्शनरी ट्रेनिंग भी तभी स्टार्ट कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है, ओह तो ऐसी बात थी, मुझे पता नहीं था इससे पहले इसके बारे में। तभी अंकल जो सुन होते हैं वो उससे कहने लगते हैं लेकिन एक्शनरी ट्रेनिंग की जो मेथड है वो वाकई में बहुत ज्यादा रेयर है पूरे के पूरे कुंगी में। और तो और हमारे ब्लेजिंग सन सेट का जो डायमंड लॉकिंग जेड मूव है और ताई यूविस आयरन क्लॉथ वो बताओ 6-7 प्रोसेस, ये सारे के सारे टॉप टायर एक्सटर्नल ट्रेनिंग मेथड हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये सारी की सारी टेक्निक्स तो वाकई में पावरफुल लग रही है। तभी वह लोग वहां से सामान उठाकर जाने लगते हैं। अंकल सुन उससे कहने लगता है कि भले ही तुम इन मेथड्स को सीख लो लेकिन बिना प्रैक्टिस के तुम इनका कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और इस मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक के लिए सबसे ज्यादा क्लेवर थिंग ये है कि अगर तुम्हारे पास ये टेक्निक्स है और तुम इन्हें जानते हो तो तुम कोई कमजोर बंदा भी किसी पावरफुल बंदे को बिना किसी परेशानी के हरा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो डोर गार्ड है लियू डोंग, उसका जो नाम है वो चारों तरफ फैल रखा है हेवनली ट्रबल नाम से। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि अंकल शिव जो आपकी स्वॉर्ड स्किल है क्या आप मुझे वाकई में वो चीज सिखाने वाले हो, क्या वो कोई मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है, मैंने सही कहा ना आपसे। ये बात सुनने के बाद अंकल शिव
अंकल सू जो होते हैं वो चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और इससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जब तुम स्टेशनरी स्टिंग के माइनर अचीवमेंट पर पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें वो स्किल सिखा सकता हूँ। और वहाँ की सारी सिचुएशन को सॉल्व करने के बाद हमारा एमसी अपने रूम पर आराम करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो उस सिस्टम को देखने लगता है और सिस्टम में उसकी डिटेल देखता है तो पता चलता है कि उसके पास टोटल 627 सोल एनर्जी पॉइंट्स बचे हुए होते हैं। इस बात को जानने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहने लगता है, मुझे पता है कि इस ट्रिप पर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था और बहुत ही ज्यादा नर्वस था ली फैमिली के मैटर के कारण, लेकिन जो मेरी ट्रिप थी वो वाकई में सक्सेसफुल रही और मुझे बहुत मात्रा में सोल एनर्जी मिल चुकी है। ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग है किसी डिस्कस के समान। कहते हैं ना कि बुराई में भी अच्छाई छुपी होती है, कुछ वैसा ही। और तभी वो अपने जेब से वही बॉक्स निकालने लगता है, वही डब्बा निकालने लगता है जो कि उसे ली फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के द्वारा मिला था। आई मीन उसे छोड़ के जो चला गया था ना उधर मिला था। और उसको निकालते हुए कहने लगता है कि सबसे ज्यादा बिगेस्ट चीज मुझे जो हासिल हुई है इस वक्त ये शायद ये चीज है। और जैसे ही वो उस पॉकेट को खोलकर देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो बुक्स है। लेकिन जब उनका नाम पढ़ता है तो वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है क्या ये कोई सीक्रेट मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है। और जैसे ही वो रीड करने लगता है तो पता चलता है कि ये तो हेवनली पर्पल क्लाउड वॉल्यूम 1 है और 100 टालिस्मान वॉल्यूम 1। लगता है कि ये कोई मार्शल आर्टिस्ट सीक्रेट टेक्निक नहीं है बल्कि मुझे उससे भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स है। और इतना ही नहीं, जो बुक्स मुझे अभी हासिल हुई हैं वो ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि मैं अपने आप को इमॉर्टल के लिए कल्टीवेट कर सकता हूँ। और ये बात जानने के बाद वह काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि जो पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है वो ऑलरेडी डीमन और इविल स्पिरिट को मारने के लिए काफी है। और जो टेक्निक मुझे इस वक्त हासिल हुई है जिससे कि मैं अपनी पूरी की पूरी बॉडी को इमॉर्टल में कल्टीवेट कर सकता हूँ, तो क्या किसी मार्शल आर्टिस्ट से और ज्यादा पावरफुल नहीं हुई। अब जबकि मैंने बेसिक स्टेशनरी स्टेकिंग को अच्छी तरीके से मास्टर नहीं किया है तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी और या फिर अदर मेथड्स को कल्टीवेट करता हूँ इस समय पर तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा एक्सट्रीमली रिस्की चीज होगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। और तभी वह उन बुक्स को अपने बेड के नीचे छुपाने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यानी कि जो शहर है वो किसी गांव की तरह नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई डीमंस मौजूद होंगे, तो बेटर रहेगा कि मैं सारी की सारी बुक्स को छुपा कर रख देता हूँ और अपने आप से दूर रखूँ तो ही बेटर रहेगा। और उन सभी को छुपाने के बाद वो चैन की सांस लेता है और अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करने लगता है। और जब कल्टीवेशन वह अपनी स्टार्ट करता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो स्टेशनरी स्टिकिंग की मेजर अचीवमेंट है मुझे इसको तब तक मास्टर करना होगा जब तक मैं मेरे स्किन के अंदर जो चीज मौजूद है उसे मैं किसी माउस की तरह मूव नहीं कर सकता, वो भी अपने इच्छा अनुसार। तब तक मैं इस चीज को प्रैक्टिस करूंगा। और जब जो सुनने के जाने की जो अंकल सुन है उन्होंने मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था तब मुझे ऐसा महसूस होने में लगा हुआ था जैसे कि मैं उसको कर सकता हूँ। और जैसे ही हमारा एमसी उसे कोशिश करता है तो वो उसमें करने में कामयाब रहता है, जिसको जानने के बाद वह काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेनिंग मेथड की जरूरत है। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो किसी चीजों के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि आयरन क्लॉथिंग सेक्ट से मुझे नहीं लगता कि ये इम्पॉसिबल होगा मुझे सीखने के लिए, क्योंकि जो सेक्ट है वो बाहर के लोगों के लिए पूरी तरीके से ओपन है। और बात करें वू बियाओ हेड्स की 6-7 क्रॉस वू फैमिली की जो स्पेशल टेक्निक है वो काफी ज्यादा स्पेशल है उनके लिए और इसे सीखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है मेरे लिए। क्या मुझे सेक्ट को इस बारे में बता देना चाहिए, रिपोर्ट कर देना चाहिए कि मैं ऑलरेडी मेजर अचीवमेंट पर पहुंच चुका हूं स्टेशनरी स्टिकिंग के और उसके बाद मैं डायमंड लॉकिंग जेट टेक्निक को सीख सकता हूं। और तभी हमारा एमसी जैसे ही अपनी आंखों को बंद करता है तभी उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल पकने लगते हैं और वो अपने बचपन में पहुंच जाता है जब उसने अपने मॉम से पूछा था। मैंने सुना है जब वो अपने मॉम से पूछ रहा होता है और कह रहा होता है, मम्मी मम्मी मैंने सुना है कि हमारे नेक्स्ट टाउन में यानी हमारे टाउन के नेक्स्ट टाउन में बगल वाले टाउन में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, प्रोजिटी बच्चा है और उसे अपने घुटनों पर चलने में सिर्फ और सिर्फ आधा मंथ लगा और 3 महीने के बाद उसने चलना सीख लिया अपने पैरों पर और 5 मंथ के अंदर अंदर उसने बोलना सीख लिया। वो बच्चा वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग था और एक बार जब वो ग्रो हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा औसम बंदा बन जाएगा। ये बात सुनने के बाद उसके मॉम के पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण और वो कुछ भी नहीं कह पाती और उसकी मॉम उसको बताते हुए उससे कहने लगती है कि बेटे मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जो दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है, वो पूरी तरीके से डिफरेंट होती हैं। क्योंकि जिस बच्चे की तुम बात करने में लगे हुए थे कि जिसका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, वो उसे गांव वाले के द्वारा किसी मॉन्स्टर के तरह ट्रीट किया गया और उसे जिंदा ही जला दिया गया वापस बाद में। और तभी हमारा एमसी प्रेजेंट में आता है और अपनी आंखों को खोलता है और वह काफी ज्यादा शौक हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे जबकि पास्ट के बारे में याद आने में लगा हुआ है तो जिससे मुझे एक चीज का ख्याल आ चुका है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पावर को मैं दूसरों के सामने एक्सपोज नहीं कर सकता किसी भी हालत में। नेक्स्ट सीन में पीएल रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वापस से सभी लोग अपना डिनर विनर कर रहे होते हैं और हमारा एमसी वहीं पर काम करने में लगा हुआ है उन्हें सर्व करने के लिए। और जब हमारा एमसी वहां पर काम करने में लगा हुआ होता है तभी उनमें से एक बंदा आप बात करते हुए किसी से कह रहा होता है, क्या तुमने कल रात के बारे में जो घटना हुई थी उसके बारे में तुम्हें पता हुआ है। ये तो वाकई में ली फैमिली के लिए शर्म वाली बात है
और बहुत ही ज्यादा दुखद बात है। तभी दूसरा बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि जो ली फैमिली है वो वाकई में हमारे एरिया में बहुत वेल्दी फैमिली मानी जाती है। तो आखिरकार उन्हें उन्हें किसने इससे कहा था कि डीमन हेड विलेज के हेड को इस तरीके से ऑफेंड करने के लिए। यहाँ तक कि जो अथॉरिटीज है, जो गवर्नमेंट है यहाँ की, वो भी उन लोगों को पकड़ने में नाकामयाब रही थी। लेकिन जो सेकंड यंग मास्टर है उन्होंने उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की, जो कि बहुत ही ज्यादा रेकलेस बात थी। और जब ली जू को इम्प्रिजन किया गया था, जो कि फोर्थ चीफ थे डीमन हेड विलेज के प्रिजन में, और मुझे ये बात भी पता था कि आज नहीं तो कल उनकी फैमिली पे एक बहुत बड़ा डिजास्टर जरूर गिरेगा। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे ये बात सुनता है तो उससे कहने लगता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर किस तरह की ब्रैगिंग करने में लगे हुए हो। क्या तुम नहीं थे जो कि ल्यू के बारे में, यानी कि सेकंड यंग मास्टर थे, उनके बारे में तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे इससे पहले कि वो हमारे हीरो हैं। ली फैमिली के तीनों यंग मास्टर हमारे हीरोज हैं, वो जल्दी अपने फ्यूचर में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से गिरो होंगे। इनकी सारी की सारी बातें सुनकर हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी एक और बंदा पीछे बोल पड़ता है, मैंने उस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से अंडर एस्टिमेट करा था डीमन हेड विलेज को। इतना ही बस, किसे पता था कि वो लोग इतने ज्यादा इंसेन होंगे और डायरेक्टली उन लोगों पर अटैक कर देंगे। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है कि जो ली जू है, किसे पता था इस बारे में कि वो अथॉरिटी के फ्रंट डोर के पास पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी उन्हें उन डीमन विलेज जो डीमन लोग हैं, जो डाकू लोग हैं, उनके हाथ में वो फिर भी पकड़ जाएगा और बाद में उसे मार दिया जाएगा। जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो ये बातें सारी की सारी सुनकर वहां से चला जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि किसे पता था कि जो ली जू है वो अंत में आकर उनके हाथों से मारा जाएगा। वो अपनी जान फिर भी बचाने में नाकामयाब रहा। और जाते जाते हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भले ही वो पर्पस से हो या फिर नहीं हो, या फिर वो जानबूझ के हुआ हो, या फिर वो मेरी किस्मत ही ऐसी थी, जो सोल एनर्जी थी जो कि मुझे डीमन हेड विलेज के फोर्थ चीफ के मरने के बाद मिली थी। और तो और सेकंड यंग मास्टर ली की जो 2 सीक्रेट बुक्स थी वो भी मुझे मिली थी। सारा का सारा फायदा तो मुझे हो चुका है और जो भी चीज मुझे हासिल हुई है वो ली फैमिली के कारण हुई है, वो भी सेकंड यंग मास्टर के कारण। मैं उन पे वाकई में बहुत ज्यादा उनकी काइंडनेस जो मुझ पर दिखाई है वो मैं ओयो करता हूँ, यानी कि उधार कह सकते हो। मैंने तो फ्यूचर में ये सोच रखा था कि मैं उनका बदला एक ना एक दिन जरूर चुकाऊंगा, लेकिन अब कैसे। और जब मैं इस बारे में सोचते सोचते जा ही रहा होता है तभी वहां पर वो एरोगे आता है और उससे कहने लगता है कि जी यूए, तुम काम करने में बहुत ही ज्यादा स्लो हो, जल्दी से जाओ और अपनी डिशेस को सर्व कर आओ। और तभी इसी तरीके से वहां का सीन बदलता है। जब हमारा एमसी वहां से गुजर रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि कोई बंदा किसी से कह रहा होता है और किसी चीज को रीड करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा था कि इस बार की जो बाउंटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा प्रीटी गुड है, आई मीन बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस बाउंटी के बदले में उन्हें 500 सिल्वर टेल्स मिलने में लगी हुई है। और हमारा एमसी भी उनको चेक करने लगता है, जहां पर वो देखता है तो कोई बता रहा होता है कि जो सेकंड चीफ है उसकी जो कीमत है वो 800 सिल्वर टेल्स है। आखिरकार जो फर्स्ट चीफ है उसकी कीमत कितनी होगी, हम ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और सभी सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार फर्स्ट चीफ की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता है, जहां तक कि जो अथॉरिटीज है ना वो भी क्लियर नहीं है इस बारे में। और ली फैमिली के जो फर्स्ट यंग मास्टर है, वो जो जिनका नाम ली क्विंग है, वो जियान सिटी से जहाँ पर आए थे और अपनी फैमिली के मेंबर्स के फ्यूनरल के बाद वे यहाँ से चले गए और उन्होंने अपना बदला लेने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। और तो और मैंने यह भी सुना है कि उन्होंने ली फैमिली के जितना भी सामान था, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो सारी की सारी बेच दी और सारी की सारी बेचने के बाद अपना सारा का सारा पैसा लेकर जियान सिटी में मूव कर गए। अब उनके यहाँ से चले जाने के बाद आखिरकार किसमें इतनी ज्यादा हिम्मत होगी वो डीमन हेड विलेज को ऑफेंड कर सके, क्योंकि उन लोगों से बदला लेना तो बहुत ही ज्यादा किसी मजाक के बराबर होगा। जब हमारा एमसी वहां पर जाकर उन सारी की सारी सिचुएशन को देख रहा होता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर डीमन हेड विलेज की चीफ इसका वांटेड पोस्टर लगा दिया गया है। लेकिन जब हमारा एमसी उसको देखता है तो उसका चेहरा कुछ इस तरीके से बन जाता है उस वांटेड पोस्टर को देखने के बाद, क्योंकि उनके जो पोस्टर होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं जिन्हें तो मैं भी ना पहचान पाऊँ, कोई गधा भी ना पहचान पाए। उन पोस्टर को देखने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि अगर उन दोनों को मैं तुम्हारे सामने खड़ा भी कर दूं ना तो मुझे ही लगता है कि यहाँ पर कोई उन्हें पहचानने में कामयाब भी रहेगा। और जब वो उन पोस्टर को देख ही रहा होता है तभी पीछे से कोई आता है और कहने लगता है कि जी यूए, तो तुम यहाँ पर मौजूद थे। और जब हमारे एमसी को पता चलता है कि एरोगे उसे बुलाने में लगा हुआ है तो वो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तो बस अपना रास्ता खोलने में लगा हुआ था, क्या तुम मुझे ढूंढने में लगे हुए थे, तो तुमने आखिरकार मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया, क्या तुम्हारे पास कोई ट्रैकर वगैरह है। जब एरोगे इसकी ये बात सुनता है तो उससे क्या लगता है कि ट्रैकर आखिरकार यह क्या चीज है। खैर जी यूए, तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्लो हो ग्रोसरीज को खरीदने में, जो हमारे कस्टमर है वो अभी भी हमारा इंतजार करने में लगे हुए हैं, तुम्हें अब यहाँ से चलना चाहिए। जब मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने में लगा हुआ था तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रूमर सुना। जब जैसे ही रूमर की बात आती है तो हमारा एमसी उसको सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाने लगता है और काफी ज्यादा सरप्राइज से पूछने लगता है क्या चीज, जहाँ पर एरोगे हमारे एमसी को बताने लगता है कि जो टांग फैमिली की रेजिडेंस है वहाँ पर एक गोश्त रहता है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है क्या सच में ऐसी बात है, रियली। और वह दोनों को दोनों वहां से जा रहे होते हैं तभी एरोगे उससे कहने लगता है कि जो टांग फैमिली है वो आयरन क्लॉथिंग सेक्ट का टांग लिंगसान है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि मैंने तुमसे इसके फैमिली के बारे में नहीं पूछा, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि आयरन क्लॉथिंग सेक्ट तो वो काफी ज्यादा शौक से भर जाता है।
और उसका इंटरेस्ट इसमें जाग पड़ता है और चिल्लाते हुए एरोगो से पूछ लगता है कि टांग लिंगसान, ये तो एक्सटर्नल ट्रेनिंग का टॉप वॉरियर है, वो काफी ज्यादा एनर्जी वाला बंदा है और काफी ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार किस गोश्त की इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है कि वो यहाँ पर परेशानी खड़ी करने लगा है। ये बात सुनने के बाद एरो के हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि एक ऑर्डिनरी गोश्त, मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर वो वाकई में कोई ऑर्डिनरी या फिर स्मॉल गोश्त होता तो वो यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई गोश्त वगैरह नहीं है, बल्कि में एक ऐसी स्पिरिट है जो कि बदला लेना चाहती है, मिलीशियस स्पिरिट कह सकते हो जिसे। और तभी वो एरोगे फालतू जैसी हरकतें दिखाने लगता है और एक्टिंग करने लगता है किसी गोश्त की, और बताने लगता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि उस गोश्त ने वहाँ की जो रेजिडेंस है, वहाँ पर जो 2 मेड थी उन्हें मार दिया है और उनकी पूरी की पूरी बैटल एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, और उनके मरने के बाद उनकी हालत कुछ इस तरीके से दिखने में लगी हुई थी। जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा सफरात हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये एक मिलीशियस स्पिरिट है, यहाँ तक कि जो टॉप वॉरियर है एक्सटर्नल ट्रेनिंग का, वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी एरोगो उससे कहने लगता है और बताने लगता है कि जो मिलीशियस स्पिरिट है वह इस वक्त तांग लिंशान की जो डॉटर है उस पर नजर बनाए रखी हुई है, जिसके कारण से वो काफी ज्यादा नर्वस हो रखा है और फिफ्थ डाउस्ट प्रीस्ट को इनवाइट करके करने के लिए किसी को वहां पर भेजा था ताकि वो उसे बुला सके। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि जो फिफ्थ डाउस्ट प्रीस्ट है आखिरकार ये कौन है भाई, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। लेकिन जैसे ही ये बात एरोगो को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शौक से उसे देखने लगता है। तभी हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम इस तरीके से रुक क्यों गए और इतने शौक में क्यों हो भाई। तभी एरोगो ये बात सुनने के बाद चिल्लाता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें वाकई में इससे जो फिफ्थ डाउस्ट प्रीस्ट है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब इस तरीके का रिएक्शन हमारा एमसी देखता है तो उससे क्या लगता है कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता, और उसके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। और तभी एरोगो उसे एक्सप्लेन करता है, उससे क्या लगता है कि जो फिफ्थ डाउस्ट प्रीस्ट है वो एक्सपर्ट है इमोर्टल मेथड्स में, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में वो गोश्त निपटने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। गोश्त हो गए, डीमंस हो गए या फिर मॉन्स्टर हो गए, जो भी वहां पर आता है आसपास के इलाके में वही उनसे जाकर निपटते हैं। जब तक वह यहाँ पर पहुंच जाएंगे जो तांग फैमिली का डिजास्टर है वो जल्द ही इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि कोई जो मेडिसिन होती है वो किसी बीमारी को सॉल्व कर देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में लेजेंड्स में ये भी कहा जाता है कि वे ऑलरेडी इमोर्टल लेवल पर कल्टीवेट करने में लगे हुए हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज होता है और घबराते हुए कहने लगता है वाकई में इमोर्टल लेवल। और इतना ज्यादा जानकारी देने के बाद वो लोग वहां से अपनी सब्जियां लेकर वहां से भागना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे और ज्यादा चैट नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूँ। अगर हम लोग जल्दी वापस नहीं गए तो हमारे जो बॉस है वो वाकई में हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगेंगे। ये बात इस तरीके से भागते हुए हमारा एमसी देखता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि चीज तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रही थी, लेकिन ये बंदा मुझे छोड़कर इस तरीके से चला गया। और उसके जाने के बाद वह मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब मैं किसी गोश्त के बारे में सुनने में लगा हुआ हूँ जो कि बुरे काम करने में लगा हुआ है, और ये कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं है बल्कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोश्त है। बल्कि मैं जिससे मैं पहले मिला था पहली बार जब इस वर्ल्ड में आया था वो एक नॉर्मल स्पिरिट थी, और जब से मैं इस क्विंगी टाउन में आया था तब से मैंने सोचने में लगा हुआ था कि यहाँ पर इस पूरे क्विंगी टाउन में कोई भी गोश्त वगैरह मौजूद नहीं होगा और मुझे बिल्कुल भी जड़ने की जरूरत नहीं होगी, ना ही उन गोश्त से ना ही उन डीमन से। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही आराम करना बैठ गया था और मैंने कुछ आसानी से ज्यादा ही सोच लिया। यह एक ऐसी स्पिरिट है जहाँ तक कि जो टॉप एक्सटर्नल ट्रेनिंग के वॉरियर है वो भी उसे हराने में नाकामयाब रहे। लगता है कि मुझे इमोर्टलिटी कल्टीवेट करनी ही पड़ेगी, वही इंपॉर्टेंट है। और इतना सोचते सोचते कोई चिल्लाने लगता है कि बाय जीविए जब तुम ब्रेड कहीं के, तुम जल्दी से जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वापस से किचन में लेकर आ जाओ। तभी हमारा एमसी उन इंग्रेडिएंट को लेकर अंदर भागना चालू कर देता है और काफी ज्यादा खुश हो गया होता है सारी डिटेल्स पाने के बाद, और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मार्शल टेक्निक्स और कल्टीवेट करना इमोर्टलिटी के लिए, इन दोनों के बीच में आखिरकार इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मुझे ये बात जानना है सबसे पहले। तो दूसरी तरफ उसका जो बॉस होता है वो बस उस पर चिल्लाने में लगा हुआ होता है, लेकिन हमारा एमसी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और मन में सोचते हुए कह जा रहा होता है कि ये वर्ल्ड तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। और तभी भी पेपर नेक्स्ट सीन में अपने पेपर उठाता है अपने हाथों में और कहने लगता है कि मेरी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो किसी पेपर के चीथड़े उड़ा सकती है, चलो मैं इसे ट्राई कर देखता हूँ। तभी वो अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठी करने लगता है उस पेपर के चीथड़े उड़ाने के लिए, और एनर्जी इकट्ठी करने के बाद वो उसमें शूट कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पेपर उसने हाथ में पकड़े हुआ था उसके चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं। और उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि जो कंप्लीट स्टेशनरी स्टेकिंग टेक्निक है वो वाकई में पूरी तरीके से डिफरेंट है, और जो एफर्ट मैंने इसमें डाला था आधे महीने के लिए वो मेरी किस्मत, मतलब जो एफर्ट था वो बर्बाद नहीं गया, उसका फल मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। और तभी नेक्स्ट सीन में वो अपने उस स्टेटस विंडो को देखने लगता है और मन में उसको देखने के बाद कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी अपने जो इंस्ट्रक्टर है ना मेरा उसके बराबर, उसके सेम रियलमी के बराबर पहुंच चुका हूँ, जो कि ब्लेजिंग सनसेट के इंस्ट्रक्टर है। तभी उसकी नजर उसके बेड पर जाती है और उस बेड में जो बुक्स उसने छुपाई रखी होती हैं वो बुक्स वह निकालने लगता है और उन्हें रीड करने लगता है और बताया जाता है कि जो हेवनली पर्पल क्लाउड मेथड है
वो अपने आप को इमोर्टल में बदलने के लिए कल्टीवेट की जाती है। और जो 100 बुक्स एक्सप्लेन करती है वो है तालिस्मान के बारे में। और उन बुक को रीड करने के बाद कहने लगता है कि जो दो बुक्स मेरे पास इस वक्त मौजूद है मैं उनको एक साथ मिलकर कल्टीवेट कर सकता हूँ, लेकिन तालिस्मान को बनाने के लिए जो मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी वो वाकई में बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं इस चीज को मैं बाद में सीखने के लिए छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ही लगता है कि मैं इसको इतनी आसानी से सीख पाऊंगा, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा गरीब हूँ। और उसके बाद उन बुक्स को खोलकर रीड करना चालू कर देता है और कहने लगता है कि मेरी जो स्टेशनरी स्टेकिंग है वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब जबकि मेरे पास कोई भी मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक नहीं है कल्टीवेट करने के लिए इस वक्त, तो क्यों ना मैं इस इमोर्टल कल्टीवेट टेक्निक पर ध्यान दूं और देखूं कि आखिरकार मैं इसे किस तरीके से कल्टीवेट कर सकता हूं। और जैसे ही वो उसे रीड करना चालू करता है तो वहां पर कुछ शब्द लिखे रहते हुए हैं, उनमें लिखा रहता है कल्टिवेटिंग क्यू, फ्यूड, नर्चर, क्लीनिंग स्पिरिट एंड बॉडी। और उसको रीड करने के बाद वो घबरा जाता है और कहने लगता है कि मुझे इस बात का डर है कि जहाँ पर जो कंडीशन है कल्टीवेट करने के लिए मैं उन कंडीशन को पूरा नहीं कर सकता। और उसके बाद वो और भी पेजेस को आगे फ्लिप कर देखने लगता है। इसको देखने के बाद वो और भी ज्यादा शौक में पड़ जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं शौक के मारे। जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि जो मेथड इस बुक में लिखी हुई है वह एक एंशिएंट मेथड है, और जो अभी की कल्टीवेशन मेथड लिखी हुई है नई वाली, वो इस मेथड के अंदर से जो फालतू के पार्ट्स होते हैं, जो यूजलेस पार्ट्स हैं, उसे हटा दिया गया है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए, उसके लिए तुम्हें कलेक्ट करना होगा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्यू, और उसके बाद अपनी स्पिरिट और बॉडी को पूरी तरीके से क्लीन करना होगा, वो भी नेचुरली। और तुम्हारे अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी प्रोड्यूस हो जाएगी उसके बाद। और इसको रीड करने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि जिसने भी इस बुक को लिखा है उसने थोड़ा थोड़ा लिखने के बाद बहुत ज्यादा देर तक पॉज किया है। मुझे तो एक बार के लिए ये भी सोच बैठा था कि यहाँ की जो कल्टीवेशन है उस टेक्निक है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है और मैं इसे कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। और तभी वो उस बुक को बंद कर जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन वहां पर लिखे हुए होते हैं उन्हें फॉलो करना चालू कर देता है। और सिस्टम खोलकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो हेवनली पर्पल क्लाउड मेथड मेनली उसका जो टारगेट रहता है वो है कलेक्ट करना पर्पल क्लाउड एनर्जी को, जो कि तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को नरिचर करने के लिए काम आएगी। और एक बार तुम काफी ज्यादा मात्रा में इस एनर्जी को कलेक्ट कर लोगे तो तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी फुल होने के बाद तुम्हारी जो पहली स्पिरिचुअल पावर है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। और कहने लगता है कि हेवनली पर्पल क्लाउड इमोर्टल मेथड, जैसा कि मैंने सोचा था, इसे इस सिस्टम के द्वारा ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया गया है। और इसे जानने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि अगर वाकई में ये ऐसी बात है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा हार्ड है ये टेक्निक मेरे लिए, लेकिन मुझे अब तो ट्राई करना तो बनता है। और तभी वह वहां से भागना चालू कर देता है कहीं पर जाने के लिए। और भागते भागते मन में सोचते हुए कहते हुए जा रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी वहां पर मीट को उठा लिया है और रेस्टोरेंट में अंकल सुन के साथ मिलकर उसे वापस भी भेज दिया है। और जो सूरज है वो जल्दी निकलने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं समय पर वहां पर पहुंच जाऊंगा। और तभी वह एक पहाड़ को क्लाइंब करना चालू कर देता है उसकी चोटी पर जाने के लिए। और फाइनली वो समय पर वहां पर पहुंच जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है बढ़िया हुआ कि मैं सही समय पर यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद वो मेडिटेशन पोजीशन में आ जाता है और जो सूरज निकला हुआ है उसी के सामने बैठकर मेडिटेट करना चालू कर देता है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने ऐसे जो गर्माहट मेरी बॉडी के अंदर महसूस हो रही है, इस तरह की गर्माहट मैंने आज तक कभी भी महसूस नहीं की है। और जो सनलाइट आ रही है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रही है मुझे, और इसको एब्जॉर्ब करने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होने में लगा हुआ है। और जब वो सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करने लगता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो सनलाइट है वो मेरे बॉडी के अंदर जाने के बाद स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट होते जा रही है और मेरी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके कंडेंस होने लगी है। और जब इतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी से ब्लैक ब्लैक कुछ निकलने लगता है, जिसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये फाइनली एक्टिवेट हो चुका है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरी बॉडी के अंदर से सारी की सारी गंदगी बाहर नहीं निकल जाती है, फिर उसके बाद मैं पूरी तरीके से प्यूरिफाइड स्टेट में पहुंच जाऊंगा। और तभी उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी जाने लगती है और वो सुपर पावरफुल बनता जाता है धीरे धीरे करके। और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है और ज्यादा समय गुजरने के कारण अचानक से वो कुछ महसूस करता है और उसे बहुत ज्यादा उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है। और उसको देखते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो हेवनली पर्पल क्लाउड टेक्निक का जो प्रैक्टिस करने का समय है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और जो ब्लेजिंग सन टाइम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा डेंजरस थी, मैंने ऑलरेडी लगभग अपनी बॉडी को पूरी तरीके से जला दिया होता। उसके बाद वो अच्छे से सांस लेता है, अपनी ब्रीथ को सही करता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है और हम सभी को बताने लगता है कि मेरी किस्मत तो वाकई में ज्यादा अच्छी है और पहली टाइम मैं कल्टीवेट करने में लगा हुआ हूँ। मेरी पावर इस वक्त बहुत ही ज्यादा कम है, वरना ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा रिस्की हो गई होती। और तभी खड़ा होने के बाद अपने सिस्टम को बुलाता है अपने सामने और कहने लगता है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के सभी लोग इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट करना चाहते हैं। मैंने बस पहली बार प्रैक्टिस की है और मेरे यहाँ जितने भी जो एट्रीब्यूट्स हैं ना वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं मेरी बॉडी के अंदर न्यू एट्रीब्यूट में ऐड हो चुके हैं, जिसे हम स्पिरिचुअल पावर से कहते हैं। इस बात को जानने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और देख कर कहने लगता है कि यहाँ पर और क्या चीज हुई है, मैं जरा देखता हूँ।
और सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि मैं उसके पास जो सोल एनर्जी होती है उसमें से 50 सोल एनर्जी का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सके। और धीरे धीरे करके उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ने लगती है, जिसको जानकर वो और भी ज्यादा घबराहट हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है इधर उधर देखते हुए कि मुझे बस एक मूवमेंट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक मूवमेंट, और इस एक मूवमेंट में सोल एनर्जी से अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी जो आवाज आने में लगी हुई ना, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में भी जो आवाज, मैं उस आवाज को भी सुन सकता हूँ, जो पत्तियां गिर रही है उसकी आवाज को भी सुन सकता हूँ, और इस दुनिया में जिस भी तरह की आवाजें आने में लगी हुई है मैं उसकी भी आवाज सुन सकता हूँ। यहाँ पर जो पक्षी चिल्लाने में लगे हुए हैं, जो कीड़े हैं वो मूव करने में लगे हुए हैं, मैं हर चीज को सेंस कर सकता हूँ अपनी इस स्पिरिचुअल पावर से। ये जो इफेक्ट है जितना मैंने सोचा था वो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, और इस चीज को जानने के बाद वह काफी ज्यादा खुश होने लगता है और जाते जाते वहां से मन में सोचते हुए कहते हुए जा रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने घर पर वापस जाना होगा, नहाना होगा, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा बदबू आने में लगी हुई है और मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा गंदा हूँ। और जब वह अपने घर पर वापस जाने में लगा ये होता है तभी पीछे से कोई उसे बुलाने लगता है, जी हुए। इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है, और तभी वहां पर हमें एक आंटी को दिखाया जाता है जो कि उससे कहने लगती है कि जी यूए, तुम तो वाकई में जी यूए ही हो। तभी हमारा एमसी पीछे मुड़कर उसे देखता है तो कहने लगता है कि आंट, और उस आंट को देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो असली वाला जी यूए है उसकी मेमोरी में ये जो लड़की जामीन जो आंटी मेरे सामने खड़ी हुई है वो मेरे फादर की यंगर सिस्टर है, वो भी अकेली, और तो और इसकी जो शादी है वो मसून से हो चुकी है और जो कि इस टाउन में रहता है और ये उन्हीं के साथ यहाँ पर रहती है। और तभी वो आंट से कहने लगता है कि कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस वाली बात है आंटी। तभी उसकी आंटी उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे फादर से सुना था कि तुम इस टाउन में रहने के लिए आए हो, प्रैक्टिस करने के लिए, और मैं सोच ही रही थी कि मैं कोई ना कोई एक ऐसा दिन चुनूं जाके ताकि मैं तुमसे जाकर मिल सकूं, पर मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं तुम्हें रास्तों में इन जहाँ पे गलियों में तुमसे मिल जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा बहुत हंसने लगता है और वो उस छोटी सी बच्ची जो आंटी के बगल में होती है जो कि उसकी डॉटर होती है उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है कि यू मी मई, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, बहुत ज्यादा टॉल हो चुकी हो। और जब वो उस बच्ची को देख ही रहा होता है तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है और वह इस बच्ची के इस तरीके के एक्सप्रेशन देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, क्योंकि इसकी आंखें इस तरीके से जो हो रही होती हैं। और वो अपनी आंटी से पूछ लगता है, आंटी आपकी जो डॉटर है इसके जो कॉम्प्लेक्शन है वो देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तभी उसकी माँ मुझसे बताने लगती है, यानी कि उसकी आंटी हमारे एमसी को बताती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है और कहने लगती है कि आज सुबह सुबह ये जो मेरी बेटी है, मेरी जो डॉटर है, वो सुबह सुबह पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा शोर और भब्बन मचाने में लगी हुई थी, लेकिन अचानक से इतना शोर मचाने के बाद वो अचानक से रुक गई और इस अजीब तरीके के व्यवहार करने में लगी, जिसके कारण में इसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले ही जा रही थी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उसे रोकता है और उससे क्या लगता है, आंटी मुझे ही लगता है कि आपको आपकी डॉटर को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। ये बात सुनने के बाद वो आंटी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है, हे जी यूए, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी हमारा एमसी उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि जो यूमी को पूरी पूरी चारों तरफ से जो ऑरा घेर कर रखा हुआ है, मैंने भी इसको कुछ समय पहले बिल्कुल एक्सपीरियंस किया था। मुझे लगता है कि आपकी जो डॉटर है वो ऑलरेडी किसी फिल्दी चीज के चक्कर में फंस चुकी है। इसके फिल्दी चीज का कहने का मतलब है या फिर कोई स्पिरिट गोस्ट वगैरह ऐसा कुछ जो बेकार चीज होती है ना, जिसमें नेगेटिव एनर्जी होती है, कुछ ऐसी चीज से रिलेशन है इसका, ऐसा कहना चाहता है हमारा एमसी। जब यूमी की मॉम को ये बात पता चलती है कि उसकी जो डॉटर यूमी है वो वाकई में किसी गोश्त के चंगुल में फंस गई है, तो वो उससे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमारा एमसी आंटी से कहने लगता है कि आंटी मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा कि अगर मैं यूमी को टच करता हूँ तो अगर इसकी जो बॉडी है वो वाकई में बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो मुझे इस बात का डर है कि हमें किसी वेगरस मार्शल आर्टिस्ट को बुलाना होगा इसकी स्पिरिट से दूर भागने के लिए, दूर मतलब इसको स्पिरिट से दूर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए। और तभी उसकी जो मॉम होती है वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है ताकि पता लगा सके कि इसकी बॉडी ठंडी है या नहीं। जैसे ही ये बात उसके मॉम को पता चलती है टच करने के बाद कि इसकी बॉडी तो वाकई में ठंडी है, तो वो काफी ज्यादा शौक से डर जाती है और घबरा जाती है, पसीने छूट जाते हैं उसके डर के मारे, और चिल्लाकर अपने हमारे एमसी पर चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि हे जी हुई, अगर हम अब मुझे क्या करना चाहिए जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि जो तुम्हारे अंकल है वो ऑलरेडी जीगू विलेज में काम करने के लिए जा चुके हैं और मैं एक औरत होने के बाद भी, औरत होने के नाते आखिरकार मुझे किस तरीके के मार्शल आर्टिस्ट पर जाना चाहिए। मैं तो किसी मार्शल आर्टिस्ट को जानती तक नहीं हूँ। तुम्हारे जो अंकल है वो शायद किसी को बुला सकते थे, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी से मुझे बताओ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आंट आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप यूमी को घर पर लेकर वापस चले जाइए। मैं जल्दी से अंकल मिंग को ढूंढता हूँ ताकि वो मेरी मदद कर सके। जब मैं किसी गोश्त के चंगुल में फंस गया था तो उसी वक्त अंकल मिंग ने ही मेरी मदद की थी और उस गोश्त ने मेरा पीछे छुड़वा दिया था। ये बात जानने के बाद उसकी आंटी काफी ज्यादा शांत हो जाती है और उससे कहने लगती है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम किसी को बुलाकर लेकर आ सकते हो। मुझे ये बात जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है क्योंकि टाउन के वार पर, जहाँ पर सामान वगैरह रखा जाता है अगर कोई बोट वगैरह सामान आता है तो। और जिनियांग जब हमारा एमसी जी होता है वो इधर उधर
घूमना चालू कर देता है और अंकल विंग को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। और जब वे ढूंढते ढूंढते उसे अंकल विंग नहीं मिलते हैं, तभी उसे एक बंदा दिखाई देता है और उसको देखकर कहने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो फॉर्मल डिसिपल है ब्लेजिंग सन सेक्ट का। ये बात सुन देखने के बाद हमारा एमसी उस बंदे के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि शी जियांग, मैं सुपरवाइजर जूमिंग को ढूंढने में लगा हुआ हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार जो सुपरवाइजर जूमिंग है वे कहाँ पर है। तभी वो बंदा पीछे मुड़कर देखता है और हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम मुझे शी जियांग कहने में लगे हुए हो, क्या तुम भी सेमी सेक्ट से बिलोंग करते हो जिससे मैं आया हुआ हूँ, और आखिरकार तुम सुपरवाइजर जू से किस तरीके से रिलेटेड हो, तुम मुझे पहले तो ये बताओ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जब मैंने इस सेट को ज्वाइन किया था तब से ही मैं उनके साथ, मतलब तब मैं उनके साथ ही आया था। इस वक्त मैं ऑलरेडी जो सेट को ज्वाइन कर चुका हूँ और मैं इस वक्त संडे डिसिपल हूँ, और तो और मैं सुपरवाइजर जू का नीफी हूँ। ये बात सुनने के बाद सामने वाला बंदा उससे कहते हुए बताने लगता है कि जो सुपरवाइजर जू है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वह इस वक्त एक जो सामान है, काफी सारा सामान का जो बैच है, इस वक्त दूसरी जगह जाना था, तो उस बैच को यहाँ से एस्कॉर्ट करने के लिए वो दूसरी जगह पर लेकर गए हुए हैं। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है और कहने लगता है, अरे नहीं, क्या वो सच में नहीं है यहाँ पर? तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार वे कब वापस आने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि 3 दिन या पर 5 दिन भी लग सकते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर सिचुएशन काफी ज्यादा कठिन हो गई हो तो 10 दिन से भी ज्यादा समय लग सकता है। ये काफी ज्यादा स्लो मैटर है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी वहां से भागने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो सोच सके, और भागते भागते मन में सोचते हुए जा रहा होता है कि जो अंकल मिंग है वो इस वक्त सबसे ज्यादा नॉलेजेबल और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बंदे हैं जिनमें से मैं अभी जानता हूँ पूरे के पूरे किंगडम टाउन में, क्योंकि उनके अलावा मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो कि इतना पावरफुल हो। अगर मेरे अंकल मिंग यहाँ पर मौजूद नहीं है तो मुझे जल्द से जल्द अंकल सुन के पास जाना होगा ताकि मैं उनसे मदद मांग सकूं। लेकिन जब वे अंकल सुन के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है तो अंकल सुन डायरेक्टली उसके मुंह पर मना करते हुए उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी इस काम में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। तभी अंकल सुन उसे एक्सप्लेन करते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जी यूए, तुम्हें एक बात का ख्याल रखना चाहिए, और ये बात शायद तुम्हें पता रहना चाहिए कि जो गोश्त होते हैं वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और तो और उनसे निपटना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, और उनकी स्ट्रेंथ का और उनकी वीकनेस का पता लगाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। और टांग फैमिली है उससे इन गोश्त से निपटने के लिए फिफ्थ डाओइस्ट प्रीस्ट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाना पड़ा, और तो और मैं बस एक क्रिपल हूँ, मैं तुम्हारी इस काम में मदद नहीं कर सकता, तो मुझे माफ कर देना। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी हंसने लगता है और कहने लगता है, कोई बात नहीं अंकल, मुझे पता है कि मैं आपसे कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज मांगने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इसने मुझे छोड़कर भाग गया था जब उस पर कोई मुसीबत आई थी, तो इस बात को लेकर तो श्योर हूँ कि वो किसी भी स्ट्रेंजर की या फिर किसी ऐसे बंदे की बिल्कुल ही मदद नहीं करेगा जिससे ऐसे ना कोई फायदा हो, ना ही वो किसी बंदे को जानता हो। इतना सोचने के बाद वो अंकल सुन से कहने लगता है, अंकल सुन, क्या आप अगर मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मुझे बॉस ली से मिलवा सकते हो, या फिर आप बॉस ली से पूछ सकते हो क्या वो मेरी मदद कर पाएंगे। और तभी मैं वहां से जाते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो यूमिक से बॉडी के अंदर से जो ऑरा मैंने महसूस किया था उसको महसूस कर मैं बता सकता हूँ कि जो गोश्त है वो ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, और जो मैं ऑरा महसूस कर सकता हूँ क्या वो स्पिरिचुअल पावर के एट्रीब्यूट के कारण हो रहा है ऐसा। इस वक्त अंकल मिंग यहाँ पर मौजूद नहीं है और अंकल सुन मेरी मदद नहीं करेंगे, और मेरी कोई भी मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं किसी से मदद मांग भी नहीं सकता क्योंकि मैं किसी भी नए बंदे को यहाँ पर जानता नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, लगता है कि मुझे अब अपने आप पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि जिससे कि मैं अपनी एबिलिटीज को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और तभी वह भागते जाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द सबसे पहले तो अपनी जो तैयारियां हैं उन्हें कंप्लीट कर लेना चाहिए उस गोश्त से निपटने के लिए। दूसरी तरफ नाइट का सीन हो जाता है। उसकी जो आंटी होती हैं वो अभी भी उसका इंतजार करने में लगी हुई होती हैं और कह रही होती हैं कि इसे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो जी यूए है वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। और वह इस वक्त यूमे के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने में लगी हुई होती है क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस कर रही होती है और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई है यूमे। तभी उसके दरवाजे पर किसी का हाथ दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी होता है जो कि आंटी के अंदर दरवाजा खटखटाता है, तो आंटी दरवाजा खोलती है तो वो बहुत ज़्यादा सामान वहाँ पर लेकर आ गया होता है और कहने लगता है कि आंटी क्या आप सुरक्षित हैं, क्या आप ठीक हैं। और जब आंटी हमारे एमसी को इस तरीके से वापस पाती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उससे कहने लगती कि जी ये तुम फाइनली वापस आ चुके हो, मुझे जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और वो हमारे एमसी के चारों तरफ देखते हुए कहने लगती है क्या ये बस ये तुम हो और कोई नहीं, और तुम्हारे जो अंकल मिंग थे वह कहाँ पर चले गए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जो अंकल मिंग है वो सामान को एस्कॉर्ट करने के लिए, जाने की एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए उस जॉब को लेकर कहीं और चले गए हैं और उन्हें यहाँ पर लौटने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। ये बात जानने के बाद उसकी आंटी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो मेरी यूमी है यानी कि मेरी जो डॉटर है उसे कौन बचाएगा, खत्म, अब सब कुछ खत्म, अब मेरी डॉटर को यहाँ पर कौन बचाएगा, मुझे ये सब बात समझ में नहीं आ रही। और वो वहीं पर जोर जोर से रोना चालू कर देती है और कहने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी सारे की
सारे सब कुछ खत्म हो गया, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं मेरे यहाँ पर इलाके में आसपास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सेम कंडीशन से गुजरने में लगे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो कि इस कंडीशन से गुजरते गुजरते मारे भी जा चुके हैं। क्या मेरी डॉटर को बचाने का कोई अब दूसरा रास्ता नहीं बचा है? तभी हमारा एमसी आंटी के पास आता है, उसे पकड़ता है, उठाता है और उससे कहने लगता है कि आंटी सबसे पहले तो आपको इस तरीके से रोना नहीं है। और उससे पूछ लगता है क्या सच में यहाँ पर और भी ऐसे बच्चे हैं जो कि इस जैसी बीमारी से अफेक्ट हो चुके हैं? तभी उसकी आंटी उसे बताने लगती है कि हमारे घर के बगल में ही एक फैमिली रहती है और उसका एक बच्चा था, उसे भी बिल्कुल यूं ही जैसी बीमारी हो गई थी। और तो और मैंने ये भी सुना है जो गोश्त है वो इस दुनिया में रहना चाहता था, तो उसने अपने लिए एक विक्टिम को ढूंढा, एक बॉडी को ढूंढा ताकि वो उसे पजेस कर सके। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब बात है कि यहाँ पर इतने ज्यादा जो बच्चे हैं वो इतनी ज्यादा परेशानी से गुजरने में लगे हुए हैं। तभी वो आंटी को शांत कराता है, उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आंटी, मेरे पास एक आइडिया है। ये बात जानने के बाद उसकी जो आंटी होती है वो काफी सरप्राइज होती है, उससे पूछने लगती है क्या तुम्हारे पास वाकई में कोई आइडिया बचा हुआ है? और तभी वो अपनी आंटी को एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि आंटी मैंने ऑलरेडी ब्लेजिंग सन सेट से इस पास्ट मंथ में काफी कुछ सीख रखा है और मैंने उसी सीखने के उसी नॉलेज के दौरान मैंने एक नॉलेज वाले कुछ ऐसी टेक्निक्स हासिल की है जिससे कि मैं इस छोटे बड़े जो घोस्ट होते हैं ना उनसे मैं आसानी से निपट सकता हूँ। और इतना कहते हुए मन में सोचते हुए दूसरी तरफ कह रहा होता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि मैं इससे निपट पाऊंगा या नहीं निपट पाऊंगा, लेकिन मैं इस तरीके से उनकी चिंता तो दूर भगा ही सकता हूँ कम से कम। और तभी नेक्स्ट सीन में वो वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करना चालू रख देता है, जहाँ पर उसकी जो आंटी होती है वो अपनी डॉटर का ख्याल रखने में लगी हुई है। तभी हमारा एमसी एक बोतल निकालता है और उस बोतल में से कुछ टपकाने लगता है उस एक पत्ते पर। उस पत्ते पर कुछ टपकाने के बाद वो चीज अपनी आंटी को देता है, जिसे देखकर आंटी उससे पूछने लगती है कि जी हुए आखिरकार यह क्या चीज है, तुम मुझे ये क्यों देने में लगे हुए हो? तभी हमारा एमसी उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि ये पोमेलो लीव्स है, इसे काव के मतलब गाय की आंसू होते हैं ना, आंसू उसमें डुबा कर रखा हुआ है मैंने। और अगर तुम इन्हें अपनी आंखों पर रब कर लेते हो इस चीज को, तो जो इनविजिबल गोश्त है ना तुम उन्हें देख सकते हो। ये बात जानने के बाद उसकी आंटी भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसकी बात मानते हुए वो उन्हें अपनी आंखों पर रगड़ना चालू कर देती है। और रगड़ने के बाद जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलती है तो वह काफी ज्यादा सरप्राइज और घबरा जाती है और कहने लगती है लेकिन मुझे तो कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, और उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता। लेकिन तभी अचानक से जो लैंप जलने में लगा हुआ होता है वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसको देखकर हमारा एमसी समझ जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आंट आप सावधान हो जाइए, जिस गोश्त को हम ढूंढ रहे हैं जिसे हम देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आ चुका है। और उसकी आंट ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाती है और डर जाती है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कहाँ है आखिरकार वह गोश्त कहाँ पर है? तभी हमारा एमसी नोटिस करता है कि वो हमारे पीछे है जस्ट, और तभी हमें उसकी आंटी को दिखाया जाता है। उसकी आंटी के पीछे एक काली ब्लैक कलर की परछाई दिख रही होगी आपको, और वो ब्लैक कलर की परछाई कुछ और नहीं बल्कि वह गोश्त होती है। और जब वह आंटी उस गोश्त को देखती है अपनी उन स्पिरिचुअल से भरी हुई आंखों से, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और घबरा जाती है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी कपकपाने लगती है डर के मारे। और तभी जो गोश्त होता है वो उस आंटी को इस तरीके से चिल्लाते हुए जब देखता है तो वो समझ जाता है कि जी मुझे देख सकती है ये गोश्त, मुझे जो गोश्त को। और आंटी चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, चिल्लाने लगती है गोश्त गोश्त, यहाँ पर एक गोश्त है। और गोश्त गोश्त चिल्लाते चिल्लाते वो वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगती है, और जब वह बेहोश होकर वहां से गिर जाती है तो हमारा एमसी उसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और आंटी की तरफ देखता है तो आंटी वहां पर सिर्फ बेहोश पड़ी हुई होती है, उसे तो होश भी नहीं है कि क्या चल रहा है। तभी नेक्स्ट सीन में आंटी के बेहोश होने के बाद जो गोश्त होता है जो कि उस पर अटैक करने के लिए आ चुका होता है, वो भी फालतू की आवाजें इधर उधर शोर कर रहा होता है और चिल्लाते हुए डायरेक्टली हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। लेकिन जब वो गोश्त हमारे एमसी पर अटैक कर रहा होता है तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपनी शर्ट को सूंघता है और वो नोटिस करता है ये तो एक ब्लड मिस्ट है, यानी कि ये खून की बदबू आने में लगी हुई यहाँ से। और तभी वो दूसरी तरफ देखते हुए नोटिस करने लगता है और वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कह लगता है कि ये तो एक बैरन माउंटेन है। नहीं नहीं, ये बैरन माउंटेन नहीं हो सकता, बल्कि मुझे गोश्त के द्वारा क्रिएटेड किया गया एक इल्यूजन है। जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है ये गोश्त, और जिससे मैंने पहले फाइट की थी, यानी कि जो मेरे लिए जो आया था वो स्पिरिट सी, उसे तो एक झटके में हरा दिया था अंकल ने, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर कोई भी आम इंसान इसकी इस ट्रिक में फंस जाता है और इस इल्यूजन में फंस जाता है तो उसकी मौत तो पक्की है। लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, भगवान का शुक्र है कि मैंने पहले ही इसकी सारी तैयारी कर रखी है। और काले कुत्ते का जो ब्लड है मैंने तैयार कर रखा था सिलेक्टर हाउस से, और उस बाल्टी में जितना भी ब्लड होता है वो चारों तरफ फेंक देता है। और उस ब्लड को फेंकने के बाद वो उस लैंप की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि इसका जो इफेक्ट था वो वाकई में काम कर गया। अब मैं फाइनली इस इल्यूजन के आर पार देख सकता हूँ और मैंने इस इल्यूजन को बेक झटके में तोड़ दिया है। और लगता है कि ये जो गोश्त है वो मुझ पर अटैक करने के लिए मेरे राइट साइड से आने वाला है और मुझ पर अटैक करेगा मेरी राइट साइड से। अब ये बात जब हमारे एमसी को पता चल जाती है तो वो एक बोतल निकालता है और उससे कहने लगता है इस बार मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा, और उसके अंदर जो भी चीज होती है वो उस पर थ्रो कर देता है। और जैसे ही वो जो लिक्विड होता है वो जैसे ही उस गोश्त के ऊपर गिरता है तो वो गोश्त जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देती है
अब इसका जेंडर तो नहीं पता, पर हाँ ठीक है जो भी है आप समझ जाना। और जैसे जोड़ो जोड़ो चिल्लाने लगती है तो तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मजा आया मजा आया, ये मेरी यूरिन है यानी कि मेरा मूत्र, इससे चोट तो तुम्हें लगनी ही थी। और उस लिक्विड को यानी कि उस मूत्र को उस पर फेंकने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो रियल फॉर्म है आखिरकार वो मेरे सामने आ गई है, अब तुम मेरी आंखों से बिल्कुल भी बचकर नहीं भाग सकते यहाँ से। दूसरी तरफ जो घोस्ट होता है वो बस चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता और बुरी तरीके से गंदी तरीके से चिल्ला रहा होता है और अजीब तरीके की आवाज निकाल रहा है। और जब वो घोस्ट समझ जाता है कि जिनियांग के पास मतलब आई मीन जो हमारा एमसी है उसके पास ऐसे तरीके हैं जिससे कि वो मुझको पे देख सकता है और मुझ पर अटैक कर सकता है, और तभी जो घोस्ट होता है वो हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो घोस्ट अपने आप को पूरी तरीके से बदलने लगता है और बदलने के बाद अपने आप को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की में बदल लेता है और बदल लेती है। इससे पता चलता है कि ये एक फीमेल घोस्ट है और अपने आप को फीमेल से क्यूट से और सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है हमारे एमसी को, और उससे कहने लगते हैं कि हे लिटिल बॉय तुम आओ मेरे पास जरा। और भाई इसकी बॉडी है तो सीड्यूस करने लायक, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकती, बवाल है, दम है भाई। तभी हमारे एमसी की आंखों में कुछ होने लगता है और वो धीरे धीरे कर उस घोस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो उस घोस्ट के सिडेशन में आ चुका है। और जब ये बात उस घोस्ट को पता चलती है कि इसने अपनी उस टेक्निक में इस लड़के को फंसा लिया है तो वो काफी तक खुश हो जाती है और उससे अपना हाथ बढ़ाती है, उससे कहने लगती है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, मुझे फॉलो करो लिटिल बॉय। दूसरी तरफ हमारा एमसी धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ना जारी रखता है और वो घोस्ट काफी तक खुश हो जाती है और अपनी बाहों को खोल देती है और उससे कहने लगती है कि लिटिल बॉय तुम मेरे पास आ जाओ, मुझसे गले मिलो, आओ आओ। और अपने इन गुब्बारों का इस्तेमाल करने लगती है हमारे एमसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और जैसे ही उस घोस्ट को मौका मिलता है तो वो डायरेक्टली अपने बड़े बड़े नाखून निकाल लेती है ताकि वो हमारे एमसी पर अटैक कर सके। लेकिन हमारे एमसी को पता चलता है, हमें पता चलता है कि जो हमारा एमसी होता है वो इस वक्त बस नौटंकी करने में लगा हुआ है और वो वापस से होश में आ जाता है। और जैसे ही उस पर वो घोस्ट अटैक करने वाली होती है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है अपने उन बड़े बड़े नाखूनों और बड़े बड़े हाथों से, तो हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाता है और वहां से फट से निकल जाता है बचकर और एक नई बोतल निकालकर उस बोतल को खोलता है और उस बोतल में से उस ब्लड को उसकी तरफ फेंकते हुए उससे कहने लगता है कि इस बार मैं इस बोतल का इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि इस बोतल में फीमेल चिकन का ब्लड मौजूद है। और जैसे ही वो ब्लड उसके चेहरे पर गिरता है तो वो जो घोस्ट होती है वो जोरों से चिल्लाने लगती है और उसे बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होने में लगा हुआ होता है। तभी हमारा एमसी एक नाइफ निकालता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें कभी भी अंडर एज टीनेजर्स को इस तरीके से सेड्यूस नहीं करना चाहिए था, लगता है कि तुम्हारे जो आइडियाज थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। और उस नाइफ को पूरी तरीके से निकालने के बाद उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि अब मैं इस रस्टी पिग नाइफ का इस्तेमाल करूं तुम्हें मारने के लिए। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं होगी, जिस नाइफ को मैं पकड़ा हुआ हूँ उसने बहुत सारा काउंटलेस लोगों को मारा है, लोग नहीं जाने की किसी जानवर पिग्स कह सकते। सिलेक्टर हाउस से लेकर आया हुआ है इस नाइफ और बताता है कि ये जो नाइफ है वो तुम जैसे गोश्त से निपटने के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। जिसे देखने के बाद वो गोश्त बहुत ही ज्यादा गंदी तरह से डर जाती है और तभी हमारा एमसी उस गोश्त से निपटने के लिए, उसे मारने के लिए उस पर डायरेक्टली कूद पड़ता है अटैक करने के लिए और उस नाइफ का इस्तेमाल कर उस गोश्त का हाथ काट देता है। और उसका हाथ कटने के बाद वो गोश्त चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती और वो गंदी तरीके से चिल्लाने लगती है दर्द के मारे। एक तो उसकी आंख फूट गई, दूसरी तरफ उसका हाथ कट गया और इतने में हमारा एम्स मानता नहीं है और वो वापस से उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और उससे कहने लगता है कि लो अब मेरे इस अटैक को संभालो। और जब वह उस नाइफ से वापस से उस पर अटैक करने वाला ही होता है लेकिन वो जो गोश्त होती है वो चालाक निकलती है, वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से हट जाती है और हमारे एमसी पर अटैक करने लगती है। लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो अपनी उस नाइफ से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मिला देता है जिससे कि उसकी जो रेंज होती है वो बढ़ जाती है और उस गोश्त के दो टुकड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जो गोश्त होती है वो वहां से बचने की कोशिश करने लगती है ताकि वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग सके। और ये चीज हमारा एमसी नोटिस कर लेता है। लेकिन जब वो गोश्त उन दीवारों से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही होती है तो जैसे वो दीवार को टच करती है उस वॉल को तो वहां से बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसके कारण जिस हाथ से उसे टच करने लगती है उसका हाथ पूरी तरीके से जल जाता है और वो जलकर वापस रिवर्स होने लगती है और उसको बहुत ही ज्यादा पेन लगता है उस गोश्त को और पेन के मारे वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चिल्ला रही है। तभी हमारा एमसी जैसे उसको गिरा हुआ देखता है तो उसे गिरे होते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करोगी, इसलिए जो मेरे मूत्र है मैंने ऑलरेडी पहले ही इन दीवारों पर फेंक दिया था और अब समय आ चुका है कि मैं अपनी लास्ट हिट का यहाँ पर इस्तेमाल करूं और तुम्हारा राम राम सत्य यहीं पर कर दूं। लेकिन वो गोश्त यहाँ पर मरने के लिए तैयार नहीं है, वो आखिर तक उससे फाइट करना चाहती है और तभी हाथों में अपने कुछ एनर्जी तरह की इकट्ठी करने लगती है और डायरेक्टली जाकर हमारे एमसी पर थ्रो कर देती है उसे मारने के लिए या फिर रोकने के लिए उसके अटैक को। लेकिन जब हमारा एमसी उसे नोटिस करता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है। तभी हमें ग्रीन कलर का पत्थर दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए और वो सीधे जाकर जब उस पर अटैक हो रहा होता है उस पत्थर के द्वारा तो हमारा एमसी उस नाइफ से उस पत्थर को रोकने की कोशिश करने लगता है और देखता है कि जिस नाइफ से वो उसको मारने वाला था, जो नाइफ काफी तक पावरफुल थी, वो नाइफ पूरी तरीके से मुड़ चुकी है इसकी इस पत्थर जैसे अटैक से। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं देख सकता हूँ इसकी जो सोल है वो ऑलरेडी कोलैप्स्ड हो चुकी है, लेकिन आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने में कामयाब रही और इस छोटे से समय के दौरान वो गोश्त वहां से निकलने में कामयाब रह जाती है। इसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है और सरप्राइज हो जाता है। लेकिन जब वो इतना सोचने में लगा
चाहिए होता है तभी जो घोस्ट होती है वो डायरेक्टली पीछे मुड़कर हमारे एमसी पर अटैक करने लगती है, लेकिन हमारा एमसी उसे महसूस कर लेता है और वो सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है कि मुझे अब इस बार फुल पावर का इस्तेमाल करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा कि मेरे अंकल मिंग ने मुझसे कहा था। अब जबकि मेरे पास मेरी जो सोल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद हो रखी है, उस सोल एनर्जी का इस्तेमाल मैंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किया था, वो भी बहुत मात्रा में, और सारी की सारी एनर्जी को वो अपने छोटा जो पंच होता है, राइट वाला पंच, उसमें इकट्ठा करने लगता है और इकट्ठा करने के बाद जो गोश्त उस पर जो अटैक कर रही होती है उस पर थ्रो कर देता है, जिसके कारण उसकी जो गोश्त की ऐसी की तैसी हो जाती है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। उसे मारने के बाद वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भले ही ये कोई स्मॉल गोश्त हो या फिर कुछ और हो, वो इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को कोई भी झेल नहीं सकता और वो पूरी तरीके से उसके चित्रे उड़ जाएंगे और पूरी तरीके से वो खत्म हो जाएगी चीज। और इसी पावरफुल अटैक के साथ मैं आज इस एपिसोड की समाप्ति करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये पार्ट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और कमेंट कर देना करना मत भूलेगा और अपनी सलाह जरूर दीजिएगा कि आखिरकार हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है और आपको इसका पार्ट कब चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको इसके लिए कम से कम 100 कमेंट्स 24 घंटे के अंदर अंदर और कम से कम 1000 लाइक्स तो बनते हैं यार। अगर आप ये रिक्वायरमेंट कर देते हो तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी डाल दूंगा। और हाँ, जो कमेंट्स करेंगे वो एक बंदा एक ही कमेंट करेगा, और अगर डबल कमेंट करोगे तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट।